तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस विज्ञान चैप्टर 7 जीवों में विविधता। एक ही क्लास में हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होने के बाद इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपकी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 एंड 4.0 के लिए रामबाण साबित होंगी। इसके अलावा कोई भी आप एग्जाम देंगे जिसमें आपकी साइंस पूछी जाएगी उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। अध्याय 7 जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारा आज का चैप्टर है और इसको देखते हैं। वर्गीकरण का आधार क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि विविधता क्या होती है। हम लोग जानते हैं अलग अलग स्थान और जलवायु के हिसाब से सभी जीव अलग अलग दिखते हैं, यही विविधता कहलाती है। यानी कि उनमें डिफरेंट होना, अलग अलग जीवों में जलवायु, स्थान, उनके रहने का स्थान, निवास, हर टाइप से क्या होता है उनकी जो उनमें जो डिफरेंट होते हैं उसको हम विविधता कहते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। वर्गीकरण का आधार क्या है। वर्गीकरण का आधार क्या है। जीवों के समूहों के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से किया जाता रहा है। यूनानी विचारक अरस्तु, इनको भैया बायोलॉजी का जनक और जूलॉजी का जनक भी इनको कहा जाता है। अरस्तु को, ठीक है। बायोलॉजी और जूलॉजी का जनक जो फादर हैं कौन है, वो अरस्तु हैं। यूनानी विचारक ये कहाँ के थे, यूनान के थे। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल और एवं वायु में रहने के आधार पर किया, ठीक है। अध्ययन एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूहों में बांटना ठीक नहीं है। इसलिए हमें अब यह निर्णय करना है कि किन विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर बृहद वर्ग का निर्माण किया गया। उसके बाद हम अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग को उप समूहों में बांट सकते हैं, यानी कि उप सब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, उप समूहों में बांट सकते हैं। नए लक्षणों के आधार पर समूहों के भीतर इस तरह का वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट कार्य नहीं है। क्या होता है उसका जो लक्षण से तात्पर्य क्या मतलब होता है, उस जीव का कोई विशिष्ट कार्य नहीं है। नेक्स्ट, वर्गीकरण और जैव विकास। सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है। कोई भी जीव, सभी जो जीवधारी होते हैं उनको क्या होता है, उनकी शारीरिक संरचना, उनकी जो शरीर की संरचना होती है और उनके जो कार्य होते हैं उसके आधार पर पहचाना जाता है और उनका वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट, जैव विकास की इस अवधारणा, जो जैव विकास का एक कॉन्सेप्ट है, को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तक किसकी है, चार्ल्स डार्विन की है। इसमें उन्होंने बताया था जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। एक किसकी बुक है, ये चार्ल्स डार्विन ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट, वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। अर्नेस्ट हैकल 1894, रॉबर्ट विटेकर 1969 और कार्ल वोस 77 नामक वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को जगत यानी कि किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। विटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत, 5 किंगडम है। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा कैसा होता है, ये प्रोकैरियोटिक कैसा है, ये प्रोकैरियोटिक होता है। इसमें सभी अंग जो होता है, ये विकसित नहीं होते हैं। सभी अंग क्या होता है, इनमें विकसित नहीं होते हैं। प्रोटिस्टा क्या होता है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है और एक कोष की भी होता है, और प्रोटिस्टा क्या होता है, ये हमारा एक कोष की होता है, लेकिन ये यूकैरियोटिक होता है। आगे इसको हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमको देखना है 5 किंगडम किसने दिया था, विटेकर ने। कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये समूह कोश की संरचना पोषण के सोर्स
और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए हैं। बोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में बांट दिया, जो प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, पुनः पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उप समूह यानी कि सब ग्रुप में वर्गीकृत किया गया था, जैसे जगत, किंगडम, फाइलम, जंतु डिवीजन, प्लांट, वर्ग, क्लास। ठीक है, वर्ग, जगत, फाइलम, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ये इस टाइप से इन्होंने डिवाइड किया। इस प्रकार वर्गीकरण के पदानुक्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे से छोटे समूहों में बांटते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुंचते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति स्पीसीज है। क्या है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति स्पीसीज है। अतः किन जीवों को हम एक जाति के जीव कहेंगे? एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से काफी समानता होती है तथा वे जनन कर सकते हैं। नेक्स्ट, तथा वे जनन कर सकते हैं। इसे भी जाने। अब हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, इसे भी जाने। जैव विविधता से तात्पर्य विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता से है। यह शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की ओर इंगित करता है। ये विभिन्न जीव न सिर्फ एक समान पर्यावरण में रहते हैं, बल्कि एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातियों का स्थायी समुदाय अस्तित्व में आता है। आधुनिक समय में मनुष्य ने इस समुदाय के संतुलन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तव में किसी समुदाय की विविधता भूमि, जल, जलवायु जैसी कई चीजों से प्रभावित होती है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों की खोज की करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि हमें सिर्फ 10 लाख या 20 लाख प्रजातियों की ही जानकारी है। कितनी पाई जाती है? लगभग 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन हम सिर्फ 10 लाख या 20 लाख प्रजातियों के बारे में ही हमें जानकारी प्राप्त है। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है, वहां पौधों और जंतुओं में काफी विविधता पाई जाती है। अतः यह क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। कौन सा? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, ये हमारी है विषुवत रेखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर इसके शायद 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे जो कौन सी है? मकर रेखा। इन दोनों के बीच का जो स्थान होता है, यहाँ पे इसे ये मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। ये मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से ज्यादा भाग कुछ देशों जैसे ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में केंद्रित है। विटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। कौन कौन सी हैं? उनको अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने अभी बताया था ऊपर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सारे थे। तो पहला पार्ट यहाँ पे है, क्या है? 5 किंगडम का मोनेरा। इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक होता है और कोशिकांग होते हैं। इन जीवों में क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। इनमें कोई भी अंग विकसित नहीं होता है। इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं और न ही उनके शरीर बहुकोशिक होते हैं, यानी कि एक कोश की जीव है प्रोकैरियोटिक, एक कोश की जीव हमारे होते हैं मोनेरा। इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की सारी संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिक जीवों में कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण आए परिवर्तनों से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट, पोषण के स्तर से ये स्वपोषी यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाने वाले अथवा विषमपोषी यानी कि दूसरे पे डिपेंड रहने वाले हो सकते हैं। उदाहरण, जीवाणु, नील हरित शैवाल। मोनेरा में कौन कौन से हमारे एग्जाम्पल हैं? जीवाणु, बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा क्या होता है? इसमें भी एक कोशिकी यूकैरियोटिक। इसमें क्या होता है? ये यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें अंग जो होते हैं वो विकसित होते हैं। अंग क्या कहते हैं? विकसित होते हैं। इसमें एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग में
कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लेजला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए सीलिया और फ्लेजला क्या करती हैं, ये गमन करती हैं, उनके चलने में उनको फायदा करती हैं, उनको उनकी सहायता करती हैं। ये स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। मोनेरा और पोस्टा क्या होता है, ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण क्या होता है, एक कोशिकीय शैवाल, एक कोशिक शैवाल, डायटम, प्रोटोजोआ इत्यादि। एक कोशिक शैवाल, डायटम, प्रोटोजोआ इत्यादि क्या है, ये प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फंजाई। फंजाई मतलब कवक। ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव हैं। इनमें कुछ पोषण के लिए एक ऐसे फंजाई होते हैं, विषमपोषी होते हैं, यानी कि अपने भोजन के लिए ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। किस पे? दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उसे हम कहते हैं विषमपोषी। ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव हैं। इनमें कुछ पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। कई अन्य आतिथ्य जीव के जीवित जीवद्रव्य पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, इन्हें परजीवी कहा जाता है। जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं, जैसे जू वगैरह हो गए। फंजाई तथा कवक में काइटिन। फंजाई तथा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना कि काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कोशिका भित्ति पाई जाती है, उदाहरण ईस्ट, मोल्ड और मशरूम। ये क्या है, हमारे कवक के यानी कि फंजाई के एग्जाम्पल हैं। कवकों की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती है, जिसे सहजीविता कहा जाता है। ऐसे सहजीवी क्या होता है, ये इस टाइप के जीव होते हैं, यानी कि इनमें दोनों को फायदा हो, इससे इसको फायदा हो, इससे इसको फायदा हो, तो इसे हम कहते हैं सहजीवी। और परजीवी में क्या होता है, परजीवी में किसी एक को फायदा हो। ठीक है, परजीवी में मान लीजिए ए है, ए बी है, इसमें ए को फायदा हो रहा है लेकिन बी को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो इसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। सहजीवी में क्या होता है, ए और बी दोनों को फायदा होता है, इससे इसको बी को ए से और ए को बी से। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन, कवक और शैवाल, कवक और शैवाल जो होते हैं बराबर लाइकेन, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ये लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। प्लांटी, अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांटी यानी कि पादप जगत। इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले, अगर आपसे पूछा जाए पेड़ प्लांट में क्या होता, कोशिका भित्ति पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। एक कोशिका भित्ति एनिमल में, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति जंतु में नहीं पाई जाती है। प्लांट में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती हैं। कोशिका भित्ति जंतु में नहीं पाई जाती है। इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। ये स्वपोषी होते हैं, यानी कि ये 100% स्वपोषी होते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। ये क्या करते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है। इस वर्ग में क्या होता है, सभी पौधों को रखा गया। नेक्स्ट है हमारा एनिमेलिया। इस वर्ग में ऐसे बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हमने भी बताया आपको कि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं, यानी कि अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। प्लांटी, पौधों में प्रथम स्तर का वर्गीकरण इन तथ्यों पर आधारित है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूपेण विकसित एवं विभेदित हैं अथवा नहीं। वर्गीकरण का अगला स्तर पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर होता है। वर्गीकरण का अगला स्तर पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर होता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पादप जगत में थैलोफाइटा क्या था। इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता। ठीक है, इस वर्ग पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। उदाहरण यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, स्पायरोगारा, कारा आदि। ठीक है, ये थैलस होते हैं, इनमें जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। ब्रायोफाइटा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम
प्लांट जगत का उभयचर कहते हैं, पादप जगत का इसको हम भैया उभयचर कहा जाता है। इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। यह पादप, तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। इसमें पादप शरीर के एक भाग दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीजों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण ब्रायोफाइटा में उदाहरण कौन कौन से हैं? मास, फ्यूनेरिया और मार्केंसिया। नेक्स्ट टेडोफाइटा, टेडोफ्राइटा। इस वर्ग के पौधों का शरीर, जो टेडोफाइटा होता है, इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना, पत्ती में विभाजित होता है। इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। मर्सिलिया, इसके एग्जाम्पल है मर्सिलिया, फर्न, हार्सटेल आदि। संवहन ऊतक कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? ये जल को पेड़ पौधे को पहुंचाता है, और फाइलम क्या करता है? फाइलम भोजन को पहुंचाता है। तो आगे हम इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। इन तीन समूहों के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, अतः ये क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। क्रिप्टोगैम में कौन कौन आते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा। ये कैसे होते हैं? क्रिप्टोगैम होते हैं। इनमें बीज पुष्प नहीं पाए जाते हैं, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, फेनरोगेम कहलाते हैं। क्या कहते हैं? फेनरोगेम कहलाते हैं। दो प्लांट में क्या होते हैं? एक होता है क्रिप्टोगेम, एक होता है फेनरोगेम। क्रिप्टोगेम में हमें अब डिस्कस किया यहाँ पे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा ये क्रिप्टोगेम के पार्ट हैं। इसमें अब हम लोग फेनरोगेम में, इसमें क्या होता है? क्रिप्टोगेम में जड़, इसमें पुष्प नहीं होते हैं, बीज और पुष्प नहीं होते हैं क्रिप्टोगेम में। और इसमें क्या होता है? फेनरोगेम में पुष्प और बीज होते हैं। ये यहाँ पे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, फेनरोगेम कहलाते हैं। बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है। बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? इनको हम लोग देखते हैं। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? जिम्नोस्पर्म होते हैं नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, और एंजियोस्पर्म क्या होता है? फल के अंदर बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। अब यहाँ पे क्या होता है? देखिए, हमने यहाँ पे देखा क्रिप्टोगेम और फेनरोगेम। प्लांट को दो इसमें डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगेम और फेनरोगेम। क्रिप्टोगेम को तीन पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा। और इसको यहाँ पे टू पार्ट में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? नग्न बीजी होते हैं, यानी कि इनका आवरण ऊपर ढका नहीं होता। इसमें क्या होता है? इनका आवरण ऊपर ढका होता है, एंजियोस्पर्म। ठीक है। और क्रिप्टोगेम में क्या होता है? पुष्प और बीज नहीं होते हैं, और फेनरोगेम में पुष्प बीज होते हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसी टाइप से डायग्राम बनाकर। जिम्नोस्पर्म नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, और एंजियोस्पर्म फल के अंदर बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं। ये सभी हमारे फेनरोगेम के दोनों पार्ट हैं। ठीक है। जिम्नोस्पर्म अब हम लोग देखते हैं ये कैसे होते हैं, नग्न बीज। इस शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों जिम्नो और स्पर्म से मिलकर हुई है। जिम्नो का अर्थ है नग्न तथा स्पर्म का अर्थ है बीज, अर्थात इसे नग्न बीज पौधे भी कहा जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। उदाहरण पाइनस तथा साइकस। नेक्स्ट, पाइनस तथा साइकस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म। यह दो ग्रीक शब्दों एंजियो और स्पर्मा से मिलकर बना है। एंजियो का अर्थ है ढका हुआ, यहाँ पे क्या है? एंजियो का अर्थ है ढका हुआ। और हमने अभी देखा स्पर्मा का अर्थ होता है बीज। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। ये क्या है? इनमें बीज और पुष्प होते हैं, इसलिए इनको पुष्पी पादप भी कहा जाता है। अर्थात इन पौधों में बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाता है। बीजों में बीज पत्र होता है। क्या होता है? बीजों में बीज पत्र होता है, जो बीज अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक बीज पत्र वाले पौधे और दो बीज पत्र वाले पौधों को द्विबीजपत्री कहते हैं। जिसमें एक बीज होता है उनको एक बीजपत्री, और जिसमें दो बीज होते हैं, दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है, उसको
द्विबीजपत्री कहा जाता है। अब हम देखेंगे एनिमेलिया। इस वर्ग में यूकैरियोटिक, बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। एनिमेलिया में क्या होता है, कोशिका भित्ति जंतु में नहीं पाई जाती। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इनका आगे वर्गीकरण किया गया है। देखते हैं सबसे पहले पोरीफेरा। पोरीफेरा का अर्थ है छिद्र युक्त जीवधारी। कौन से? छिद्र युक्त जीवधारी। ये अचल जीव हैं जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन, भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है, जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता। इन्हें सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। पोरीफेरा में क्या आता है? स्पंज। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ऐसे पूछेंगे स्पंज किसमें आता है तो आप लगाएंगे पोरीफेरा में, जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। कहाँ पे? समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उदाहरण साइकान, यूप्लेक्टला, स्पंजिला। अगर आपसे पूछे साइकान किसका है? ये पोरीफेरा। यूप्लेक्टला किसका है? ये पोरीफेरा। तो इस टाइप से आपको ये एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है। स्पंज किसका? ये पोरीफेरा। ये कैसे जीव है? समुद्री इनका जीव आवास होता है। इनमें छिद्र वगैरह पाए जाते हैं। नेक्स्ट सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट है हमारा सिलेंट्रेटा। ये जलीय जंतु हैं। ये भी क्या होते हैं? ये जलीय जंतु हैं। इनका शारीरिक संगठन ऊतकी स्तर का होता है। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों, आंतरिक और बाह्य परत का बना होता है। इनकी कुछ जातियां समूह में रहती हैं, जैसे कोरल, और कुछ एकाकी होती हैं, यानी कि अकेले रहती हैं, जैसे हाइड्रा। अगर आपसे पूछे हाइड्रा किस में आता है तो सिलेंट्रेटा में। ऐसे आपको पूछेंगे हाइड्रा, समुद्री एनीमोन और जेलीफिश किसके पार्ट हैं? ये सिलेंट्रेटा में एग्जाम्पल हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, अर्थात शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है। द्विपार्श्व सममित का मतलब क्या होता है? शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है। इनका शरीर त्रिकोरक ट्राइप्लोब्लास्टिक होता है, अर्थात इनका ऊतक विभेदन 3 कोशीय स्तरों से हुआ है। इससे शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के अस्तर बनते हैं तथा इनमें कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है, जिसमें सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके। इनका शरीर पृष्ठधारी एवं चपटा होता है। इनका शरीर कैसा होता है? पृष्ठधारी और चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु, लिवर फ्लूक और परजीवी जैसे परजीवी हैं। आपको इसमें डायरेक्ट एग्जाम्पल आपसे पूछेंगे, लिवर फ्लूक किसका पार्ट है, किसमें है, प्लेनेरिया किसमें है, तो आप डायरेक्ट आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे निमेटोडा। ये भी त्रिकोरक जंतु हैं तथा इनमें भी द्विपार्श्व सममित पाई जाती है, लेकिन इनका शरीर चपटा ना होकर बेलनाकार होता है। इनका जो शरीर होता है वो बेलन के आकार जैसा होता है, बेलनाकार। ठीक है। इनमें इनके देह गुहा को कूटसीलोम, इनको क्या कहते हैं? जिनकी जो देह गुहा होती है उसे हम क्या कहते हैं? कूटसीलोम कहते हैं। इनमें ऊतक पाए जाते हैं, परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। ऊतक तो पाए जाते हैं, लेकिन क्या होता है इनमें जो अंग तंत्र होता है वो पूर्ण विकसित नहीं होते। इनकी शारीरिक संरचना भी त्रिकोणिक होती है। ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं? गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि। इसमें किस पार्ट में किसमें आते हैं? ये निमेटोडा में आते हैं। गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि आदि। नेक्स्ट एनिलिडा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनिलिडा। एनिलिडा जंतु द्विपार्श्व सममित एवं त्रिकोरक होते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा भी पाई जाती है। इससे वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं, अतः अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। यह भिन्नता इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप से उपस्थित होती है। जलीय एनिलिड आलवड़ व एवं लवड़ी जल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन, इनमें क्या होता है? संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। कैसे होते हैं? जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। उदाहरण केंचुआ, नेरिस और जोंक। केंचुआ, नेरिस और जोंक ये किसमें आते हैं? ये एनिलिडा में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्थ्रोपोडा।
आर्थ्रोपोडा यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। अगर आपसे पूछा जाए कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो भैया कौन सा होता है, ये आर्थ्रोपोडा होता है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसमें इनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है और शरीर खंडयुक्त होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। देहगुहा रक्त से भरी होती है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। क्या होता है, आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। मक्खी हो गया, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े इत्यादि क्या होता है, ये आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल हैं। तितली, झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े इत्यादि किसमें, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। मोलस्का, अब हम लोग डिस्कस करेंगे मोलस्का में क्या क्या होता है। इनमें भी द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। इनकी देह गुहा बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांश मोलस्का जंतु में कवच पाया जाता है। इनमें खुला समझ तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। कौन सी एग्जाम्पल है, घोंगा और सीप किसमें आते हैं, ये मोलस्का में आते हैं। आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से आते हैं, ये कीट वगैरह आते हैं। तितली हो गई, आपकी मक्खी हो गई, ये सारे किसमें आते हैं, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में घोंगा और सीप। डायरेक्ट आप एग्जाम्पल भी यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। इकाइनोडर्मेटा, नेक्स्ट हमारा है इकाइनोडर्मेटा। ग्रीक में इकाइनस का अर्थ है जाहक, हेजहॉक तथा डर्मा का अर्थ है त्वचा। अतः इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं, इनकी जो त्वचा होती है वो कांटों से आच्छादित होती है। ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं। ये देह गुहा युक्त त्रिकोणिक जंतु हैं। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल, इनमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। उदाहरण स्टार फिश, समुद्री अर्चिन इत्यादि क्या है, ये किस में आते हैं, ये भैया हमारा इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रोटोकार्डेटा। क्या है, प्रोटोकार्डेटा। ये द्विपार्श्व समित त्रिकोणिक एवं देह गुहा युक्त जंतु हैं। इसके अतिरिक्त ये शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं, जैसे कि नोटोकार्ड। ये नए लक्षण इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होती है। नोटोकार्ड छड़ की तरह की एक लंबी संरचना है। कैसे, नोटोकार्ड एक छड़ की तरह के आकार की लंबी संरचना होती है जो जंतुओं के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। नोटोकार्ड क्या होता है, जंतुओं के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है। प्रोटोकार्डेट जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकार्ड नहीं उपस्थित रह सकता। ये समुद्री जंतु हैं। उदाहरण के लिए वैलेना, ग्लोसस, हार्डमेनिया, एम्फियोक्स इत्यादि क्या है, इसमें हमारे आते हैं प्रोटोकार्डेटा में कौन कौन से आते हैं, वैलेना, ग्लोसस, हार्डमेनिया, एम्फियोक्सस इत्यादि। वर्टिब्रेटा, कशेरुकी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतः कंकाल पाया जाता है। कैसे, कशेरुकी क्या होते हैं, इनमें वास्तविक मेरुदंड एवं अंतः कंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है एवं पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं जो इन्हें चलने में सहायता करती हैं। वर्टिब्रेट द्विपार्श्व समित त्रिकोणिक देह गुहा वाले जंतु हैं। इनमें ऊतकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। नोटोकार्ड, पृष्ठनलीय कशेरुकी दंड एवं मेरुरज्जु क्या होता है, ये सभी कशेरुकी जीवों में पाए इनके ये लक्षण होते हैं। नेक्स्ट, त्रिकोणिक शरीर होता है। थर्ड है पॉइंट है त्रिकोणिक शरीर, युग्मित क्लोम थैली और देह गुहा। वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है, साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी हैं। कैसे हैं ये, जबड़े रहित कशेरुकी हैं। इनकी विशेषता लंबे ईल के आकार के शरीर, गोलाकार मुख एवं सल्क रहित चिकनी त्वचा का होना है। ये बाह्य परजीवी होते हैं जो दूसरे कशेरुकी से संबंध हो जाते हैं। उदाहरण पेट्रोमाइजान, लैम्प्रे, मिक्सजिन, हैग मछली। इसमें थोड़े एग्जाम्पल हार्ड हैं, जब आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको आराम से ये याद हो जाएगा। साइक्लोस्टोमेटा। अब क्या है, मत्स्य। ये मछलियां हैं। मत्स्य क्या है, ये मछलियां हैं जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों पर पाई जाती हैं। इनकी त्वचा सल्क, स्केल्स अथवा प्लेटों से ढकी होती है तथा ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करते हैं। मछलियां क्या करती हैं, मछलियां अपनी पूंछ का प्रयोग किस लिए करती हैं, तैरने के लिए करती हैं। ये आपको पता होगा। इनका शरीर धारारेखीय होता है। कैसा, धारारेखीय होता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं। क्या होते हैं, इनमें मछलियां श्वसन कैसे करती हैं, इसके लिए इनमें क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन, जो जल में ऑक्सीजन घुली होती है उसका उपयोग करती हैं। मछलियां क्या करती हैं, मछलियों में तैरने के लिए पूंछ होती है, ठीक है। जो इनका श्वसन होता है उसमें क्लोम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जल में जो ऑक्सीजन घुली होती है उसका ये उपयोग करती हैं। ये असमतापी होते हैं तथा इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। कैसे होता है, इनका जो हार्ट होता है वो
द्विकक्षीय होता है, ये अंडे देती है। कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, इससे शार्क, ये शार्क होती है, इसमें कंकाल जो होता है केवल उपास्थि का बना होता है। अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है, इससे ट्यूना और रोहू। किसका? ट्यूना और रोहू। एक उपास्थि मछली है, इसका जो शरीर होता है वो जो कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, जैसे शार्क का जो कंकाल है वो उपास्थि का बना होता है, बाकी का अस्थि का। जल स्थल चर यानी कि एम्फीबिया, जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? एम्फीबिया जीव कहलाते हैं, जो जल पे भी रह सकें और स्थल पे भी। ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें शल्क नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं तथा हृदय त्रिकक्षीय होता है। जल और स्थल चर पर रहने वाले क्या होता है? इनका जो हार्ट चैम्बर होता है वो त्रिकक्षीय होता है। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है, वृक्क पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम तथा फेफड़ों द्वारा होता है। कैसे होता है? श्वसन क्लोम तथा फेफड़ों द्वारा होता है। ये अंडे देने वाले जंतु हैं, ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फीबिया यानी कि उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उभयचर किनको कहता है? जो जल और स्थल दोनों पर रह सके। उदाहरण मेंढक, सैलामेंडर, टोड। मेंढक, सैलामेंडर और टोड इत्यादि। नेक्स्ट, शरीर सर्प। ये असमतापी जंतु हैं। कैसे? ये असमतापी जंतु हैं। इनका शरीर सल्कों द्वारा ढका होता है। इनका शरीर क्या होता है? इनका शरीर क्या होता है भैया? सल्कों द्वारा ढका होता है शरीर सर्प का। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। ये क्या है? ये भी शरीर सर्प में आता है। इसका जो हार्ट चैम्बर होता है वो 4 कक्षीय होता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी सभी का क्या होता है? त्रिकक्षीय होता है। वक्र पाया जाता है। ये भी अंडे देने वाले प्राणी है। कैसे? जो सरीसृप वर्ग है ये क्या? अंडे देने वाले प्राणी हैं। इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं तथा जल स्थल की तरह इनमें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण जैसे कछुआ, आपका सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये किसमें आते हैं? सरीसृप वर्ग में आते हैं। डायरेक्ट आपको यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखने हैं। पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग ये कैसे? ये समतापी प्राणी है। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। कैसा? पक्षियों का कैसा होता है? 4 कक्षीय होता है, 4 चैम्बर होता है। इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं। इनके आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में डिवाइड हो जाते हैं। इनमें 2 पैर होते हैं। इनके जो आगे वाले जो पैर होते हैं वो उड़ने के लिए पंखों में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर परों से ढका होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। अगर पक्षी में कैसा होता है? पक्षियों में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है। नेक्स्ट, स्तनपाई। स्तनपाई क्या होता है? ये समतापी प्राणी है। हृदय 4 कक्षीय होता है। स्तनधारी में क्या होता है? जैसे हम लोग मैमल्स वगैरह आते हैं स्तनधारी, ये समतापी प्राणी है। हृदय 4 चैम्बर, जो हमारा इनका हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है, यानी कि 4 कक्षीय होता है। इस वर्ग में सभी जंतु में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। स्तनपाई क्या होता है? उनमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर बाल होते हैं। इनमें एक अंतर होता है। स्वेद ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं। ये क्या करते हैं? अंडे नहीं देते हैं, ये बच्चों को जन्म देते हैं, शिशुओं को जन्म देते हैं। हालांकि कुछ जो जंतु होते हैं वो अंडे देते हैं। उनका अपवाद है क्या है? स्तनपाई में क्या होता है? बच्चे, जो ये बच्चे देते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है? लेकिन कुछ होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे इक्डिना और प्लेटिपस। इक्डिना और क्या है यहाँ पे ध्यान रखना, इक्डिना और प्लेटिपस क्या होता है? ये स्तनधारी वर्ग में आते हैं लेकिन ये अंडे देते हैं। बस यहाँ इतना आपको ध्यान रखना है। कंगारू जैसे कुछ स्तनपाई भी, कंगारू आपने देखा होगा, कंगारू जैसे कुछ स्तनपाई में अविकसित बच्चे मासूपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता। तब तक उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता। अब हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे नाम पद्धति। कैरोलस लिनियस, कार्ल वान लिने इनका पूरा नाम है। इनका जन्म स्वीडन में हुआ था। ये पेशे से एक डॉक्टर थे, लेकिन पौधों के अध्ययन में उनकी खासी दिलचस्पी थी। 22 वर्ष की आयु में पौधों पर उनका पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ था। एक धनी अधिकारी के यहाँ उन्होंने क्या किया? एक धनी अधिकारी के यहाँ नौकरी करते हुए उन्होंने अपने मालिक के बगीचे में पौधों की विविधता का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी। कार्ल लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी, जो आगे चलकर विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों में का आधार बनी। इस विषय में उनके 14 शोध पत्र भी प्रकाशित हुए। उनके द्वारा दी गई वर्गीकरण प्रणाली में पौधों का सरल क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है और जिससे उनकी पहचान हो सकती है। नाम पद्धति के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं वह सबसे पहले कैरोलस लिनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। वैज्ञानिक नाम पद्धति प्रणाली के जीवों की एक दूसरे में पाई जाने वाली समानता और असमानता पर डिपेंड करती है, समानता और असमानता पर निर्भर करती है। हालांकि नाम पद्धति में हम जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि केवल जीन्स और स्पीशीज का
ध्यान रखा जाता है। नाम पद्धति के लिए दुनिया भर के कुछ विशेष बातों पर विचार किया जाता है, जैसे कि जीन्स जो होते हैं, जीन्स का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए। प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक से लिखे जाते हैं। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक नाम इटैलिक से लिखे जाते हैं। जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीन्स और स्पीसीज दोनों अलग अलग रेखांकित कर दिए जाते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का, निम्न में से गर्म रुधिर वाले जानवर हैं। गर्म रुधिर वाले जानवर कौन है? ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी टाइप 3 में पूछा गया था कि गर्म खून वाला जानवर कौन है। उसमें आपका एग्जाम्पल था कबूतर। तो ये जो एनसीईआरटी क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से गर्म रुधिर वाले जानवर कौन से? पक्षी, स्तनधारी, गौरैया। ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? इनमें गर्म खून होता है। पक्षी, गौरैया और स्तनधारी क्या है? ये गर्म रुधिर वाले जानवर हैं। निम्न में से शीत रुधिर वाले जानवर हैं, यानी कि जिनका जो रुधिर होता है वो ठंडा होता है। मछलियां, उभयचर, कीड़े। मछलियां, उभयचर, कीड़े, इनमें क्या होता है? इन सभी का रुधिर कैसा होता है? शीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से शीत रुधिर वाला जानवर कौन सा है? गौरैया, पक्षी क्या है? इनमें तो गर्म होता है। गौरैया पक्षी में गर्म होता है। मेंढक कैसा? मेंढक कैसा? शीत रुधिर वाला जानवर है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से आर्थ्रोपोड का संघ का जंतु कौन सा है? आर्थ्रोपोड संघ का जंतु कौन सा है जिनमें बहुत सारे पैर वगैरह पाए जाते हैं? उनको क्या कहते हैं? हाइड्रा है क्या? क्या केंचुआ है? बिच्छू है। इसमें आर्थ्रोपोडा क्या कौन सा है? बिच्छू है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सजीव वर्ग का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? जो सजीव वर्ग है उसका वर्गीकरण रॉबर्ट व्हिटेकर, कार्ल बोस, लिनियस हेकल, किसके द्वारा? व्हिटेकर द्वारा सजीव वर्ग का वर्गीकरण किया गया था। इन्होंने 5 किंगडम में इनको डिवाइड किया था, 5 जगत में। अमीबा निम्न में से किस वर्ग का प्राणी है? अमीबा किसका है? प्लेटीहेल्मिन्थेस, सिलेंट्रेटा, प्रोटोजोआ। किसका? अमीबा प्रोटोजोआ वर्ग का प्राणी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है। बहुकोशिकीय जीव कौन सा है? अमीबा है क्या? यूग्लिना, स्पाइरोगारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्पाइरोगारा बहुकोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? जैव विकास की अवधारणा किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की अवधारणा दी थी। इनकी एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है जोंक, मकड़ी, एक स्कैरिस, केंचुआ। मकड़ी जिसमें अधिक पैर होते हैं उसे वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। निम्न में से कौन एक कोश की फंजाई का उदाहरण है? एक कोश की फंजाई यानी कवक का कौन सा? एक कोश की कवक का उदाहरण कौन सा? ईस्ट, प्रोटोजोआ, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ईस्ट जो होता है एक कोश की फंजाई का उदाहरण है। निम्न में से कौन फंजाई का उदाहरण है? फंजाई कौन सा उदाहरण है? ईस्ट, मशरूम, कुकुरमुत्ता। ये सब क्या है? ये सब फंजाई है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्न जंतुओं में कवच पाया जाता है उसे कहा जाता है। जिन जंतुओं में कवच पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मोलस्का, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। उसे क्या कहते हैं? उसे मोलस्का कहते हैं। जिनमें कवच पाया जाता है, जैसे घोंगा वगैरह, सीप वगैरह, एक किसमें आते हैं? मोलस्का में आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसने द्विपदी नाम पद्धति को शुरू किया? द्विनाम पद्धति किसने दी थी? ये भैया दी थी कार्लोस लिनियस ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसमें संयुक्त जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं? जुड़े हुए पैर किसमें पाए जाते हैं भैया? आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आर्थ्रोपोडा में पैर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसमें थैलस नहीं पाया जाता? थैलस नहीं पाया जाता। लाइकेन, कवक, शैवाल, मांस में कहता है थैलस नहीं पाया जाता, बाकी सभी में थैलस पाया जाता है। लाइकेन, शैवाल, कवक में थैलस पाया जाता है, लेकिन मांस में थैलस नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से पेनिसिलिया किसका सदस्य है? पेनिसिलिया किसका सदस्य है भैया? कवक का सदस्य पेनिसिलिया। किसका? कवक का पेनिसिलिया सदस्य। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से नग्न बीज का उदाहरण कौन सा है? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेडोफाइट। कौन सा? जिम्नोस्पर्म क्या है भैया? ये नग्न बीज का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा अगला चैप्टर है अध्याय 8। जो हमारा चैप्टर 7 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।